Hello everyone, welcome back. We have seen every year 30 to 40 questions come directly or indirectly from current affairs. So in this video, we will talk about how we can read Vision magazine in just 4 to 5 hours and very quickly, because अगर आप इस मैगजीन को 4-5 दिन लगा के पढ़ रहे हो तो दिस इज नॉट अ इफेक्टिव वे, बिकॉज इतना हमारे पास टाइम नहीं है। और करंट अफेयर्स के साथ ये पॉजिटिव पॉइंट होता है कि इट विल रिपीट अगेन एंड अगेन। जैसे अब इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मे बी इट विल कम इन मंथ ऑफ अक्टूबर। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जल्दी से कैसे कंप्लीट करें करंट अफेयर को। तो वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो का पहला डिस्क्लेमर यही है कि आप अपनी वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए और आप बचे हुए टाइम में रील्स देख सकते हो। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास एक फॉर्मल डेफिनेशन होनी चाहिए, बिकॉज एवरीवन नो अबाउट यूसीसी। बट अगर आप खुद को इमेजिन करो ना, इंटरव्यूअर जैसे, सपोज इमेजिन करो कि आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए, तो वहाँ आपके पास एक फॉर्मल डेफिनेशन विद प्रॉपर वर्डिंग्स के साथ होनी चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा टॉपिक आए, तो सबसे पहले तो आप याद करो उसकी डेफिनेशन। और फिर अगर आप यहाँ आगे बढ़ते हो, तो इसमें देखोगे कि जो मतलब इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपको एग्जामिनर फंसा सकता है एग्जाम में, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट दे रखा है ना, ये गवर्न करता है हिंदू, सिख्स और जैन और बुद्धिस्ट को, ठीक है, बुद्धिस्ट के जो भी लॉज हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पे क्रिश्चियंस को भी ऐड कर देगा, और हम उस प्रेशर में होंगे और इसको टिक मार देंगे कि हाँ हमने पढ़ा था हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन भी है। बट नहीं, क्रिश्चियंस के लिए अलग से एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं, बिकॉज यहाँ हमको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमने इसको पढ़ा, तो हमें बस 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, तो ऐसे ही ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ो उसको, और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है उसको टिक करते जाओ और चलते जाओ। बिकॉज फिर आप जब इसको नेक्स्ट रिवीजन करोगे ना, जब कोई भी मैगजीन हो, कोई भी टॉपिक हो, जब तक आप उसको 3-4 बार नहीं पढ़ लेते ना, वो नहीं याद होता, फिर हम उसे भूल जाते हैं। तो हमें ये दोबारा से भी तो पढ़ना है ना, तो उसके लिए ऐसे हाईलाइट करते जाएं जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, और फिर आगे बढ़ते जाएं। अब जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है गोवा। गोवा अकेला ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ यूजीसी ऑलरेडी लागू है, ठीक है। और वो लागू होता है पुर्तगाली सिविल कोड इसके 1878 के थ्रू। और उसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट यूसीसी के। तो ये आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, इनको हाईलाइट करें और बस जल्दी से बढ़ते जाएं, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया पढ़ने का। और फिर आगे जैसे अगेंस्ट में, भाई आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। अगर आप सारी चीज़ें पढ़ भी लोगे, चलो आपने फर्स्ट रीडिंग में सारी चीज़ें पढ़ भी ली, बट इन सबको याद करने बैठोगे ना, तो आप इतना एग्जाम में डिलीवर भी तो नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास वर्ड लिमिट है 150 और 250 और 150 वर्ड्स की, वो भी तो हमें देखनी है ना। तो हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो इम्पोर्टेंट है और उसे हम एग्जाम में डिलीवर कर पाएँ। तो जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी कुछ भी पढ़ो, बस इस चीज़ को ध्यान में रखो, क्या मैं जो भी ये रामकथा पढ़ रहा हूँ, इसे मैं एग्जाम में डिलीवर कर सकता हूँ? उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। उसके बाद आता है जुडिशियल पेंडेंसी का केस, है ना। तो ये पॉलिटी के जो टॉपिक है, अब जैसे जुडिशियल पेंडेंसी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फैक्ट, ये हमें याद रखना पड़ेगा, बिकॉज 5.2 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, है ना। तो ये जो ये फैक्ट है, आप इसको जहाँ भी जुडिशरी का क्वेश्चन आए, वहाँ आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक कंडीशन आती है जुडिशियल पेंडेंसी की। कंडीशन क्या होती है भाई, कंडीशन जुडिशियल पेंडेंसी की तब होती है जब आपके पास लिटिगेशन का जो इनपुट है वो तो हाई हो, लोग ज्यादा लिटिगेशन लगा रहे हो, लेकिन जो उनका रिजल्ट निकल पा रहा है, आउटपुट, वो बहुत स्लो हो, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जहाँ जुडिशरी क्लॉग्ड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ फैक्ट हैं, जो आप कहीं भी क्वेश्चन में कोट कर सकते हो, कि भाई लॉ कमीशन ने हमें सजेस्ट किया था कि हमारे पास 50 जज होने चाहिए एवरी मिलियन पॉपुलेशन पे, लेकिन हमारे पास क्या है 25। ये भाई आधे से भी कम है। इसके रीजंस क्या क्या है, जुडिशल ये जो है ना, लो रेशियो ऑफ जज पॉपुलेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलेड इन्वेस्टिगेशन, ये सब है। इनको आप जल्दी जल्दी पढ़ो, आपके दिमाग में रह जाएंगी, जब दोबारा से रिवाइज करोगे तो और याद हो जाएंगी। अब आप पहली बार में ही इस मैगजीन को पढ़ने में लगा दोगे 4 दिन, तो भाई दोबारा से रिवाइज कब करोगे, ये भी तो चीज़ होती है ना। तो उसके बाद आप बे फॉर्मेट में देखो, ज़्यादा से ज़्यादा जजेस को अपॉइंट करो, है ना, और ये एडीआर को सपोर्ट करो, ठीक है। और लो लो बैंडिंग, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मतलब पॉइंट है, इसको आप याद रखो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है उसको हाईलाइट करो, बिकॉज वो एग्जाम में ड्रॉप करोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जैसे लॉ अबेडिंग सोसाइटी बनाओ, भाई ऐसी सोसाइटी बनाओ ना जो लॉ खुद से माने, उन्हें हमें फोर्स ना करना पड़े। जैसे आप जापान का एग्जाम्पल देखते हो, वहाँ देखते होंगे कि लोग जो है अपने आप ही, मतलब रोड पर कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, अपने आप ही कोई लॉ लॉ ब्रेक ही नहीं कर रहा। तो हमें ऐसी सोसाइटी बनाने पर फोकस करना चाहिए ना, कि जहाँ कोई लॉ ब्रेक ही ना करे, ना कि ऐसी कि हम लोगों से
जबरदस्ती से लॉ मनवाएंगे नहीं, आप डर से बनाओ। तो ऐसी सोसाइटी बनाने पे फोकस देना चाहिए हमें। उसके बाद आता है इंफ्रा, जो ईडी है ये बहुत करंट में चल रहा है। तो ईडी के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, इस टॉपिक में मैंने क्या देखा कि जैसे अब ईडी के बारे में इस टॉपिक में नहीं दे रखा कि ये कब बनी है, ठीक है। तो हमारा ये काम नहीं है कि हम गूगल लेके खोल के बैठ जाएंगे ईडी कब बनी है। भाई ईडी इतनी न्यूज में चल रही है, अगेन न्यूज में आएगी तो हम वहां से पढ़ लेंगे। हमारा इस टाइम ये काम है कि ये न्यूज में क्यों आई थी उसको जल्दी से पढ़े और निकले हैं। तो रिसेंटली न्यूज में इसलिए आई थी बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ईडी के जो चीफ है उनका जो टर्म है थर्ड टाइम एक्सटेंड कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि भाई ये इनवैलिड है। आप पहली बात तो जो उनका टेन्योर होता है वो 2 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, और उसको आप एक्सटेंड कर करके बढ़ा रहे हो। तो इस वजह से न्यूज़ में थी। तो सबसे पहले तो वही फॉर्मल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है ईडी कब बनी तो ये 1957 56 में बनी, इट्स गुड। नहीं पता तो आप उसको गूगल लेके खोल के ना बैठ जाए, ठीक है। उसको आप छोड़ दें बिकॉज ये नेक्स्ट टाइम फिर आएगा। अब ये तो रही पॉलिटी की बात है, ठीक है। अब जैसे आप नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशन। उसमें अगर आप बात करो जैसे इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो आप सारी चीजें तो याद करने नहीं बैठ जा सकते ना। तो आप उन चीजों पर फोकस करो जो इम्पोर्टेंट है। जो रिसेंटली अभी एक बस सर्विस स्टार्ट हुई वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे ये आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ओपन स्काई एंड एयर बबल एग्रीमेंट, तो वो एग्जामिनर ये पूछेगा कि रिसेंटली किस कंट्री के बीच में हुई। अब जैसे ये मंथ ऑफ जुलाई में पढ़ रहे हैं हम और हम पेपर देंगे मई में, तो हो सकता है हम भूल जाए। तो ऐसी चीजों को हाईलाइट किया करो कि उनके भूलने के चांसेस ज्यादा हैं और उन्हें आप एग्जाम में भूल सकते हो, ठीक है। अब बाकी अब जैसे मैत्री शक्ति है, इस चीज को हाईलाइट करो, ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये भूलने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या क्या रीजंस हैं कि इंडिया की और जो हर्डल्स आ रही हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है जो हमारा इशू चलता है तमिलनाडु और जो आगे तमिल जो इंडियन तमिल है श्रीलंका में उनके बेसिस पे, है ना, फिशिंग डिस्प्यूट है। ये जो जल्दी जल्दी से इनको देखो और चलते बनो, ठीक है। इंडिया फ्रांस है, इसके बारे में जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आता है हॉरिजन 2045। ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर पूछेगा कि हॉरिजन 2045 किससे रिलेटेड है, तो आपके दिमाग में से अचानक से आ जाना चाहिए कि भाई एकदम क्विकली कि ये फ्रांस से रिलेटेड है। तो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करो जिनको आपके भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो पेपर में आ सकती हैं। ना कि ये मतलब ये जो ये चीज़ें आप इसको रटने रटने बैठ जाओगे ना तो ये आपके काम की नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर इसको पूछेगा ही नहीं। अब ये हॉरिजन फ्रेमवर्क में क्या क्या है कि ये इंक्लूड करता है डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस और जो भी है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये सारी चीजें याद करने की होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हॉरिजन 24 किससे रिलेटेड है कि भाई ये जो है फ्रांस और इंडिया से है। तो जब भी पेपर में आए तो ये किससे रिलेटेड है, भाई फ्रांस से। तो ऐसी चीजों को याद करो जिसके भूलने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, ठीक है। बिकॉज सारी चीजें आप याद नहीं कर सकते और पेपर में आप वही चीजें डिलीवर करो जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। इंडिया जो है फॉरेन इन्वेस्टर, जो फ्रांस है इंडिया में 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है। जो सोलर अलायंस हुई थी उसमें इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने मिलके स्टार्ट किया था जो है, उसमें इंडिया का सपोर्टर था फ्रांस, ठीक है। उसके बाद नेबरिंग पॉलिसी आती है, इसमें ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। इसको आप पेपर में ड्रॉप कर सकते हैं कहीं भी। जो संवाद और ये जो 5S वाली पॉलिसी है ना, ये आप कहीं भी इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेपर आएगा ना उसमें आप इसको ड्रॉप करोगे तो इट विल गिव यू मोर मार्क्स एग्जामिनर जो है, ठीक है। उसके बाद आप देखते जाओ, ये मैत्री है जो नेपाल की है। आप ऐसी ऐसी चीजों को ढूंढो जिनको आप भूल सकते हैं, ठीक है, ना कि उन चीजों को जो नॉर्मल है उनको भूल ही नहीं सकते। अब जैसे दो कंट्रीज के रिलेशन के बारे में क्या कोई भी टॉपिक है तो उसमें क्या है कि हाँ भाई दोनों का इससे ट्रेड बढ़ेगा, दोनों में अच्छी दोस्ती होगी और मतलब दोनों की फ्रेंडली रिलेशन बनेंगे। तो उस चीज वो चीजें याद करने की नहीं होती, चीजें वो याद करने की होती है जिन्हें आप भूल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंडिया इंडिया इज कंसीडरिंग अ ट्रेडिंग पावर, ये साउथ ईस्ट एशिया में मान्यवर थाईलैंड, ठीक है। तो इन चीजों में उन चीजों को ढूंढो। अब जैसे ये जो वन सन ये जो इनिशिएटिव था ये अभी मैंने बताया इंडिया फ्रांस ने दोनों ने शुरुआत की थी। तो उन चीजों को ढूंढो। अब जैसे ये हाइड्रो कॉरपोरेशन है तो ये पूछेगा एग्जामिनर, ताला कुच्चा और ये मैगडेनू, ये कौन सी कंट्रीज में इंडिया ने रिसेंटली हाइड्रो पावर प्लांट इंडिया बना रही है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इन चीजों को हाईलाइट करो बिकॉज इनके भूलने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। ऐसी चीजों को ढूंढो जिनको आप भूल सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, ये जो मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स हैं तो कौन कौन सी मल्टी डेवलप
बैंक हैं। अब इनको हम अगर देखो यहाँ दे नहीं रखा है कब बनी, तो इनको हम गूगल लेके खोलने नहीं बैठ जाएंगे, अगर आपके पास टाइम है तो देख लो, अदरवाइज ये अगेन आएंगी न्यूज में। ठीक है, इनका काम क्या है, ये चीजें याद करने की थोड़ी होती हैं कि ये पॉवर्टी को, भाई बैंक बनी है तो किस लिए बनी है, लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए, इसी चीज के लिए बनी है ना। तो आप ऑलवेज वो चीजें ढूंढो। अब जैसे संघाई कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके कौन कौन से मेंबर्स थे, इंडिया मेंबर है या नहीं, कौन कौन से इसके डायलॉग, और जैसे अभी ये इतनी सारी कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तो इसमें अब सारी कंट्रीज याद करने से अच्छा है ना वो कंट्री याद करो जो याद है नहीं इसमें। तो इसमें ये जो तुर्कमेनिस्तान है ना, ये नहीं है, तो हम वो कंट्री याद करें ना जो है नहीं इसमें। इतनी सारी याद करने से तो अच्छा है, बिकॉज हमें एग्जामिनर कहाँ कंफ्यूज कर सकता है यहीं पे। हम समझेंगे कि हाँ भाई सारी की सारी कंट्री हैं ऊपर वाली, तो तजाकिस्तान, तो यहाँ भी ये तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा, बट नहीं है ये। तो ये जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन है, ये किससे रिलेटेड है, संघाई कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। ये सिक्योर एससीओ, अब यहाँ पे एससीओ लगा हुआ तो ये सिक्योर याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब एससीओ लगा हुआ है तो संघाई कॉर्पोरेशन से रिलेटेड होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बना, किस किस कंट्री ने बनाया, इंडिया मेंबर है या नहीं, ये चीजें याद करने की होती है। ठीक है, और ये रेट्स, इससे तो एग्जाम्पल वो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ना। और जो अभी अभी जो काशी बनारस में आई एससीओ की जो कल्चरल कैपिटल बनी, तो वो चीजें याद करो जो, मतलब एक तो हम भूल सकते हैं, और जो एग्जामिनर ने पूछी है, अब वो कैसे पता चलेंगे एग्जामिनर ने कौन सी पूछी है। तो उसके लिए सीधी सी बात है, आप पीवाईक्यूज को देखो और उस हिसाब से फिर उन चीजों की हाईलाइट करो, बिकॉज वो फिर हमें याद भी तो करनी है ना, और रिवीजन करना है। तो इसी के साथ मैं वीडियो की एंड करती हूँ। इसी आप ऐसे ही पढ़ोगे तो आप मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स में पूरी मैगजीन को खत्म कर सकते हो, और फिर जल्दी से 1-2 घंटे में इसका रिवीजन भी कर सकते हो। तो जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगी हो तो भी कोई बात नहीं, बाय।